तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर से। हम लोग थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 क्लासेस कर ली और हम चल रहे थे कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम पर। कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम्स में अभी हमने सिर्फ आसान सवालों को डिस्कस किया है जिनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब धीरे धीरे सवाल के स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे, कठिन होते जाएंगे। अब जैसे बेटा कुछ सवाल ऐसे भी मिलते हैं कि भाई ये मैंने आपके सामने क्यूब बना दिया, ये क्यूब हो गया। अब इस क्यूब के सारे वर्टेक्स पर अगर हम चार्ज रख दें, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लो हमने सबके ऊपर एक जैसे चार्ज रख दी, क्यू 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 और क्यू, और मान लो बेटा इस क्यूब की साइड लेंथ है ए, ये साइड लेंथ है इसकी ए। अब हम आपसे कहते हैं किसी भी एक चार्ज पर फोर्स बताइए। फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। किसी भी एक पर फोर्स निकालना है। तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें बहुत ढेर सारे फोर्स हैं। जैसे मैंने बेटा इसे चुना, ये वाला चार्ज मान लो चुन लिया, इस पर मुझे फोर्स जानना है। मैंने किसी एक को चुना है तो मैंने इसको चुन लिया। अब मुझे इसके ऊपर फोर्स जानना है, और चलो मैंने इस लाइन को समझा एक तरह से अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि बेटा ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस, और ये लाइन हो गई वाई एक्सिस, और ये लाइन हो गई जेड एक्सिस, और मुझे इस ओरिजिन वाले चार्ज पर फोर्स जानना है। तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि ये चार्ज जो यहाँ मौजूद है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स रिपेल करने के लिए इस दिशा में, इस डायरेक्शन में लगाएगा। उसी तरह से जो चार्ज वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है यहाँ वाला, वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F3। फिर आते हैं इसकी बात करें तो ये जो चार्ज यहाँ मौजूद है वो अपना फोर्स इस तरफ नहीं लगाएगा F4। फिर जो चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है उसका फोर्स इसके ऊपर लगेगा इधर कहीं F5। फिर ये जो चार्ज मौजूद है इसका भी फोर्स इसके ऊपर लगेगा F6। और फिर ये जो चार्ज यहाँ मौजूद है इसका भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा F7। यानी इसके ऊपर 7 फोर्स लगेंगे। टोटल 8 आवेश हैं, 8 चार्ज हैं। एक चार्ज पर फोर्स देखना है तो उसके ऊपर ही बाकी 7 जो है फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर फोर्सेस हमने बहुत ढेर सारे देखे, F1 है, F2 है, एंड सो ऑन F7, 7 फोर्सेस हैं। पर ये सब के सब एक प्लेन पर नहीं है। ऑल दीज आर नॉन कोप्लेनर। ये सारे फोर्स एक प्लेन पर नहीं हैं, और जब फोर्सेस एक प्लेन पर ना हो तो उनका रिजल्टेंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपोनेंट बनाएंगे तो कंपोनेंट फिर किधर बनाएं ये डिसाइड करना पड़ता है। तो कंपोनेंट मेथड से फिर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। तब ऐसी दशा में हमको क्या करना पड़ता है, हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में बदल दूं और उन्हें जोड़ दूं तो रिजल्टेंट आ जाएगा। जब भी वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में हों तो उन्हें केवल ऐड कर दो, केवल जोड़ दो, अपने आप ही उनका रिजल्टेंट निकल आता है। तो हमें एक एक करके सोचना पड़ेगा। चलिए एक एक करके सोचते हैं और सारे फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमको पहले एक चीज बता दूं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। मान लो बेटा ये कोई वेक्टर ए है और मुझे इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए। मान लो कोई फोर्स इसी डायरेक्शन में है 4 न्यूटन का।
अगर वेक्टर एक दिश की डायरेक्शन में कोई फोर्स मौजूद है 4 न्यूटन 3 न्यूटन का, तो हम इस फोर्स को वेक्टर में कैसे बदलें। तो बेटा किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में लिखना है तो पहले उसकी वैल्यू लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो और फिर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना, तो पहले वेक्टर की वैल्यू लिखो और फिर डायरेक्शन के लिए क्या करो, इनटू मल्टीप्लाई करो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, मतलब जो इसी फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ पर देखें तो ये मेरा फोर्स है 4 न्यूटन का, तो एफ वेक्टर हम लिखेंगे पहले वैल्यू यानी 4 न्यूटन। अब डायरेक्शन के लिए मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर जो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ये 4 न्यूटन का वेक्टर है, पर इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर मौजूद है वो हमको नहीं मालूम। हाँ ये मालूम है कि वेक्टर ए इधर है, यूनिट वेक्टर नहीं मालूम। तो बेटा वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम रखेंगे ए कैप, और यही ए कैप एफ वेक्टर की डायरेक्शन में भी है। तो डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पर ए कैप को डालना पड़ेगा। क्योंकि ये फोर्स मेरा वेक्टर ए की दिशा में है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, तो मुझे वेक्टर ए की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। अब वेक्टर ए की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे ए कैप, और ए कैप हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, वेक्टर ए को अपनी ही वैल्यू से, अपने ही मॉड्यूलस से डिवाइड करके निकालेंगे। ये टेक्निक हम फॉलो करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला अब हम आते हैं अपने पहले फोर्स पर। ये मेरा चार्ज क्यू है और हम पहले इस चार्ज का फोर्स देखने आ रहे हैं इसके ऊपर। तो दोनों ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा F1 इधर। तो F1 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये तो F1 की वैल्यू होगी। पर अगर मुझे F1 को वेक्टर में बदलना है, F1 मेरा इस तरफ है, तो मुझे इसी दिशा का, इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी चाहिए। ये तो वैल्यू होगी, मुझे वेक्टर F1 लिखना है, तो ये तो वैल्यू होगी बेटा। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लाना है। अब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और मुझे तो उल्टा चाहिए, फोर्स मेरा तो इस तरफ लग रहा है जबकि आई कैप इस तरफ है। तो इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो अपोजिट डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे माइनस आई कैप। अब हमने सोचा कि यार ये क्वांटिटी जो है इस पूरे का नाम हम बार बार क्यों लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को एक सिंबल K से लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब F1 जो फोर्स है उसे K I कैप लिखा जा सकता है, राइट। चलिए अब आते हैं दूसरे फोर्स पर। बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम इसका फोर्स देखने जा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और इधर यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और लगना है फोर्स उसके अपोजिट। तो उसमें आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q अपॉन डिस्टेंस वही ए ही है, तो ये बन जाएगा माइनस के जे कैप। बोलिए कोई डाउट? सब कुछ वही है, बस आई कैप की जगह जे कैप आ जाएगा। और सिमिलरली जेड एक्सिस का जो चार्ज है ये वाला, इसका इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इस तरफ लगेगा F3, ठीक। और इस दिशा में, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के कैप, उसके उल्टा है ये, तो F3 भी बिल्कुल ऐसा ही हमको मिल जाएगा माइनस के कैप।
देखो बेटा मुझे 7 फोर्स निकालने हैं, अभी तो मैंने 3 ही निकाले हैं। अब आते हैं बाकी फोर्स निकालने पर। चौथा फोर्स देखते हैं। ये चार्ज है मेरे पास। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा इस वाले चार्ज का इसके ऊपर फोर्स। तो बेटा ये जो चार्ज यहां मौजूद है इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर कहीं पर F4। अब ये लेंथ A है, ये लेंथ A है। बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये लेंथ आ जाएगी A√2 की। तो ये चौथा फोर्स मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन A√2 का स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। पर हेडेक मेरे सामने अब आ गया कि बेटा मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की जरूरत है, वो कहां से लाऊं। चलो मैंने इस वाले वेक्टर का नाम रख दिया, ये जो बनाया यहां से यहां तक की लेंथ, जिसकी लेंथ है, ये लेंथ कितनी है A√2। इसको वेक्टर में मैंने लिख दिया R वेक्टर या R1 वेक्टर। ये पूरा यहां तक R1 वेक्टर है। तो R1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया R1 कैप, और उसके उल्टा चाहिए तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ रखेंगे -R1 कैप। यानी F4 फोर्स जो हमारे पास आएगा -K/2 R1 कैप यानी वेक्टर R1 अपॉन मॉड ऑफ R1। दैट इज -K/2। अब वेक्टर R1 मैं कहां से लाऊं? मॉड ऑफ R1 का मतलब ये लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ, और इस वेक्टर की लेंथ कितनी है A√2। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर में A√2। अब R1 को वेक्टर में बदलना है, तो बेटा इस वेक्टर को, ये लेंथ कितनी है A है, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है I कैप। तो इस पूरे वेक्टर को, यहां से यहां तक के इस पूरे वेक्टर को हम बोलेंगे AI कैप। इसी तरह से इस डायरेक्शन में, ये y एक्सिस की डायरेक्शन है, इसमें J कैप होता है। तो इस पूरे वेक्टर को, यहां से यहां तक के इस वेक्टर को बोलेंगे AJ कैप। और ये AI कैप है, ये AJ कैप है, और R1 इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहाँ R1 वेक्टर जो हमारे पास है वो AI कैप प्लस AJ कैप इन दोनों का सम है। ठीक, इसका मतलब ये जो फोर्स F4 मैंने निकाला -K/2√2 A, और इसमें से A कॉमन आ गया, I कैप प्लस J कैप, A कैंसिल। इसका मतलब चौथा फोर्स जो मैंने निकाला -K/2√2 I कैप प्लस J कैप आ गया। इसी तरह से अब हम इस वाले चार्ज का इसके ऊपर जा रहे हैं फोर्स देखने, इसका इसके ऊपर फोर्स। ये है R2 वेक्टर, तो इसके अपोजिट लगेगा इधर F5, पर इसमें कौन है AJ कैप है और AK कैप है। बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा पांचवा फोर्स -K/2√2, उसमें आ जाएगा J कैप प्लस K कैप। ये AJ कैप और ये AK कैप, ये रिजल्टेंट हो गया AJ कैप प्लस AK कैप। और छठा फोर्स इसका देखने जा रहे हैं, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस दिशा में F6, और ये हो गया R3 वेक्टर। तो ये जो छठा फोर्स है वो भी इसी पैटर्न का ही मिल रहा है हमको, -K/2√2 I कैप प्लस K कैप। एक में है I कैप प्लस J कैप, दूसरे में है J कैप प्लस K कैप, तीसरे में है I कैप प्लस K कैप। अब
अब ये 6 फोर्सेस हमने देख लिए। अभी एक फोर्स हमें देखना बाकी है जो डायगनली अपोजिट पॉइंट पर प्रेजेंट चार्ज है, इसका फोर्स इसके ऊपर देखना बाकी है। अब इस चार्ज का हम जा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स देखने के लिए। इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया आर वेक्टर। ये डायगनली अपोजिट पॉइंट है और इसी के अपोजिट आर वेक्टर इधर, इसका रिपल्शन इसके ऊपर लगेगा, इसके अपोजिट इधर F7। ध्यान से देखना, ये आर वेक्टर है मेरा यहां से यहां तक, तो ये रिजल्टेंट हुआ AI AJ और ये वेक्टर है AK। ये AI AJ और AK इन तीनों का रिजल्टेंट है आर वेक्टर यहां पर। और इसका मॉड्यूलस कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज a√3। तो F7 सातवां फोर्स देख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। और ये मॉड्यूलस कितना है, a√3, इसका स्क्वायर हो गया 3a²। और साथ में डायरेक्शन के लिए देखें तो ये आर वेक्टर के अपोजिट है, तो इसलिए डायरेक्शन में आना चाहिए -r, यानी -k/3 आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, दैट इज -k/3 आर वेक्टर हो गया, मॉड ऑफ आर हो गया a√3 और ये हो गया AI प्लस AJ प्लस AK, A कॉमन आके कट गया, इट इज -KI प्लस J प्लस K डिवाइडेड बाय 3√3। ये हमारे सातों फोर्स निकल आए। -k/3√3 I प्लस J प्लस K। इस तरह से हमने सातों बलों को, सातों फोर्सेस को निकाल दिया। अब फाइनली आना है इस चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, जब भी वेक्टर I J K के टर्म्स में हो तो केवल उन्हें जोड़ दो, अपने आप रिजल्टेंट आ जाता है। तो पहला फोर्स है -KI, दूसरा -KJ, तीसरा -KK, तीसरा चौथा है -K/2√2 I प्लस J, फिर -K/2√2 J प्लस K, फिर -K/2√2 I प्लस K, और अंत में -K/3√3 I प्लस J प्लस K। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स,
अब देखो सब में के कॉमन आ गया, माइनस साइन भी सबसे कॉमन आ गया। इट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2√2, जे कैप प्लस के कैप अपॉन 2√2, प्लस आई कैप प्लस के कैप अपॉन 2√2, प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3√3। अब आते हैं फिर से माइनस के। सोचो यहाँ आई कैप के साथ क्या है बेटा, 1, इसमें आई कैप के साथ आएगा 1/2√2, इसमें आई कैप के साथ आएगा 1/2√2, और इसमें आई कैप के साथ आएगा 1/3√3। फिर जे कैप में चलते हैं, यहाँ 1/2√2, फिर इसमें आ जाए जे कैप के साथ 1/2√2, 1/3√3, एंड सिमिलरली फॉर के कैप 1 + 1/2√2 + 1/2√2 + 1/3√3। तो मैंने देखा ये नंबर इसमें भी, इसमें भी, इसमें तीनों में है, तो इसे भी कॉमन ले लेते हैं। के कैप 1 प्लस इन दोनों का सम करें तो 2√2 एलसीएम, 1 + 1 2/2√2, 2 2 कैंसिल, 1/√2 + 1/3√3, इतना कॉमन आ गया, बचा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, के नॉट के कैप। तो इट इज के 1 + 1/√2 + 1/3√3, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसका मॉडुलस निकालोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का, तो वो आ जाएगा √3, और k की जगह k की वैल्यू डाल दो, 1/4πε0 q² अपॉन a² इंटू √3। √3 चाहे तो अंदर ले जाइए, √3 + √3/2 + 1/3। दिस इज योर आंसर, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू।
two charges q each are at distance 2a apart, on its perpendicular bisector, ये हो गया इसका perpendicular bisector लंबार्थक, यानी ये लेंथ a इधर है, a लेंथ इधर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये हमारा इन दोनों का सेंटर है। तो कहता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक चार्ज q रख दिया है जिसका मास m है एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। तो पहला मैंने पूछा फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज q, इसके ऊपर फोर्स बताओ कितना लग रहा है। तो एक फोर्स इसने इसके ऊपर लगा दिया और एक फोर्स ये लगाएगा। चार्ज का साइन नहीं है, इसे प्लस में समझें, इसे प्लस में समझें, तो इसमें भी साइन नहीं है तो इसे भी प्लस में ही समझेंगे। तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा और एक फोर्स इस तरफ लगेगा। पर बेटा मैंने देखा ये डिस्टेंस सेम है और ये चार्ज भी सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्स भी सेम आएंगे। तो अगर ये फोर्स F1 है तो इसका नाम भी F1 ही रख सकते हैं, दोनों बराबर है। अब हमें इन दोनों फोर्सेस का पहले निकालना है रिजल्टेंट। तो ये डिस्टेंस a है, ये x हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये हो गई √a² + x²। तो F1 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, इस चार्ज का फोर्स इसके ऊपर देखना है, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर यानी a² + x²। अब जब दो वेक्टर बराबर हों तो मैंने कहा था कि उनका रिजल्टेंट हमेशा इक्वल वेक्टर हों तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होता है, और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली रिजल्टेंट इसी लाइन पर आएगा। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। F1 का इस लाइन पर कंपोनेंट हो गया F1 cos थीटा और इसका इस तरफ कंपोनेंट हो गया F1 sin थीटा, इसका काम खत्म। सिमिलरली इस F1 का भी इधर एक कंपोनेंट आ गया F1 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर आ गया F1 sin थीटा, इसका भी काम खत्म। अब ये F1 sin थीटा और ये F1 sin थीटा कैंसिल ईच अदर, तो हाउ मच इज द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स इज देयरफॉर इट इज 2 times F1 cos थीटा, दोनों F1 cos थीटा ऐड हो गए, 2 times 1/4πε0 q into q upon a² plus x² into cos थीटा। अब थीटा कहाँ से लाऊं? तो ये थीटा है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हुआ। अब cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण यानी x अपॉन इतना x अपॉन √a² plus x², यानी फोर्स हो गया 1/4πε0 2q³ इंटू x अपॉन a² plus x² की पावर, इस पूरे की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इस पूरे की पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 मिलके हो गई पावर 3/2। तो ये तो हो गया सवाल का पहला आंसर कि फोर्स कितना लग रहा है, तो इतना लग रहा है। अब आते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में। कहता है कि x की वैल्यू बताओ वेयर फोर्स इज मैक्सिमम, मतलब इस चार्ज को, q चार्ज को जो यहाँ रखा है
उसको इस लाइन पे मैं कहाँ रख दूं कि सबसे ज़्यादा फोर्स लगे उसको। Where this charge we kept so that force on it is maximum। तो बेटा हमने ये जान लीजिए, कैलकुलस कहता है कि जब भी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उस जिस जगह पर वो मैक्सिमम या मिनिमम होती है उस जगह पर उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो हम कहेंगे इफ एफ इज मैक्सिमम, अगर मेरा फोर्स मैक्सिमम है तो df अपॉन dx इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट मस्ट बी जीरो। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम बोथ। मैक्सिमम के लिए भी यही कंडीशन है, मिनिमम के लिए भी यही कंडीशन है। तो हमें पता कैसे चलता कहाँ मैक्सिमम है या मिनिमम? तो हम दोबारा डिफरेंशिएशन करके टेस्ट कर लेते हैं। अगर दूसरा डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आया तो मिनिमम। तो अभी यहाँ पर चूंकि हमारा सवाल मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो अगर एक ही पॉइंट पाएंगे तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट वहीं पर होगा। दो आंसर होते तो एक डाउट होता कि पता नहीं किस पर मैक्सिमम और किस पर मिनिमम है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/4πε0 2qqx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पर 3/2 दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसमें जितना कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर कर दो, बचा डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पर 3/2 दिस मस्ट बी 0। अब ये कांस्टेंट टर्म तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब यही जीरो होगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पर 3/2 विल बी डेफिनेटली 0। अब डिफरेंशिएशन कैसे करें इसका? तो हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल, कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसका करोगे स्क्वायर। तो 3/2 पावर का स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो पावर हो जाएगी 3। यहाँ पर पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो केवल x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, फिर x को छोड़ देंगे, अब की बार न्यूमरेटर छोड़ेंगे और नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी मुझे डिफरेंशिएशन करना है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का। तो हम क्या करेंगे, पावर लिखेंगे पहले a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, और फिर इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन। a स्क्वायर कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, दिस मस्ट बी 0। यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मैं कॉमन ले सकता हूँ इसमें से और इसमें से। इसमें 3/2 में से 1/2 निकल गया तो एक पावर बच गई और ये कॉमन चला गया, 2 से 2 कट गया, बचा 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पर 3 और a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इज इक्वल टू 0। और a स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बराबर 0 और x स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर बाई 2 और x की वैल्यू आ गई a/√2 प्लस माइनस। यानी a/√2 डिस्टेंस उधर जाओ या इधर जाओ, दोनों जगहों पर मैक्सिमम होगा।
हमने पाया कि फोर्स, हमारे पास अभी टेस्ट करना अगर हम चाहें तो हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, इसका एक बार हम फिर से डिफरेंशिएशन करें इसका, और उसमें x की जगह ये वैल्यू डाल के देखें, अगर नेगेटिव आया तो मतलब मैक्सिमम और पॉजिटिव आया तो मिनिमम। तो डेफिनेटली सवाल के हिसाब से मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम ही मिलेगा तुमको। तो बेटा f मैक्सिमम तभी होगा व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पर, तीसरे पार्ट पर। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हम यहाँ एक्सेलरेशन को a डैश से लिख रहे हैं, और फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने तुम्हारे सामने लिखा 1/4πε0 2q x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसे मास से और डिवाइड कर दे तो ये फॉर्मूला ये बन गया एक्सेलरेशन के लिए। तो बेटा मैंने पूछा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट x में क्या ग्राफ होगा। यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्सेलरेशन दिखा रहा हूं। तो जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, a बाई रूट 2 डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम है, तो इसी जगह पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। चलो अब सोचते हैं, अगर मैं इसमें x 0 रख दूं, यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ कितना एक्सेलरेशन है, x यहाँ पर 0 है ना, अगर इसमें x की जगह 0 पुट कर दूं तो 2q इंटू 0 से कुछ भी गुणा करोगे 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0, तो पूरा ये 0 बन गया, ये 0 नहीं है, ठीक। अगर x को हम 0 रखेंगे तो हम पाएंगे फोर्स भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है, यानी ग्राफ हमारा इस पॉइंट से पास होगा, और a बाई रूट 2 रखने पर मैक्सिमम आएगा, यानी यहाँ से ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, इससे ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसके बाद ग्राफ को नीचे आना है। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि एज x इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू डिनोमिनेटर। x बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या बढ़ना घटना सब जारी रहेगा, ये भी चेक करते हैं। तो बेटा मैं अपने एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 2q x अपॉन, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब और a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू एम, और a डैश बराबर 2q अपॉन a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस पावर 3/2 इंटू एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ये क्वांटिटी घटेगी, और x के बढ़ने से ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर की बढ़ती चली जाएगी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसमें x की जगह इनफाइनाइट रख दूँ तो ये बन जाएगा 0 प्लस 1 यानी ये 1 हो गया, और ये इन्फिनिटी रखोगे तो यानी डिनोमिनेटर मेरा आ गया इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो a डैश हो गया 0। तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी a डैश टेंड्स टू 0, यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा एक्सेलरेशन घटेगा, और जैसे ही हमारा x इन्फिनिटी पर पहुंचेगा एक्सेलरेशन विल बिकम 0। दिस विल बी इट्स ग्राफ। अगर फोर्स और डिस्टेंस में, फोर्स और x में ग्राफ पूछते हैं तो भी ऐसे ही बनेगा बेटा।